दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। बीएमसी का रण जीतने के लिए एकनाथ शिंदे ने अपने संगठन में कुछ बड़े बदलाव कर दिए हैं और ये बड़े बदलाव को देखते हुए सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ महाविकास अघाड़ी के जो दल हैं उनसे निपटने के लिए एकनाथ शिंदे ने किए हैं या फिर इस बार क्योंकि मुकाबला बीजेपी से भी हो सकता है, क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या ये संगठन में बड़ा बदलाव इसीलिए किया गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत पहले ही अपने बयान में एक बात साफ कर दी थी कि सीटों को लेकर के अगर बात नहीं बनी तो कई सारी सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो सकता है। अब फ्रेंडली फाइट कहने के लिए तो फ्रेंडली फाइट है दोस्तों, लेकिन जीत तो जीत होती है और जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें आती हैं आपको भी पता है कि महाराष्ट्र में चलती उसी की है। 2024 का विधानसभा चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है। अब जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, एक महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। आपको पता ही है कि विधानसभा के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर जो रण होने वाला उसकी तैयारियां तमाम पार्टियां धीरे धीरे कर रही हैं। बीएमसी के चुनाव में फतह हासिल करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं। अब मुंबई में जो प्रत्येक विधानसभा के लिए विभाग प्रमुख की नियुक्ति किया है, जबकि पहले 2-3 विधानसभा के लिए एक विभाग प्रमुख हुआ करता था। मुंबई की 36 विधानसभा में से 32 विभाग प्रमुख और 3 विधानसभा प्रमुख प्रभारी की नियुक्ति का ऐलान किया है। इससे पहले 36 सीटों पर महिला विभाग प्रमुख की नियुक्ति की। शिवसेना जब संयुक्त हुआ करती थी तब लोकसभा में एक विभाग प्रमुख करते थे। आगे चलकर उद्धव ठाकरे ने विभाग प्रमुख को 3 विधानसभा की जिम्मेदारी दी। शिंदे ने भी कहीं पर दो तो कहीं पर 3 की विधानसभा के लिए एक प्रमुख विभाग बनाया। अब दोस्तों ये जो तब्दीलियां की जा रही हैं, जो बदलाव किए जा रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे जो तैयारियां कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी या कांग्रेस से निपटने के लिए है? क्योंकि इस बार एकनाथ शिंदे का मुकाबला बड़ा है। विधानसभा में हमने देखा था कि सीटों को लेकर के बहुत ज्यादा माथापच्ची हुई थी और विधानसभा के सीट के बाद भी हमने देखा, जीत के बाद भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच नेगोशिएशन, बार्गेनिंग बहुत ज्यादा हुई और खबर ये आया था कि बीजेपी के नेताओं को अब शिंदे का बार्गेनिंग करना पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी उस समय 132 से ज्यादा सीटें जीत करके बैठी थी। अब 132 से ज्यादा सीटें हासिल करने वाली पार्टी अपने सहयोगी दलों को, देखिए राजनीति तो राजनीति है। अब एकनाथ शिंदे भले ही 56-57 सीट पाए हों, लेकिन बीजेपी 130-132 से ज्यादा सीटें जीती थी। ऐसे में वो कितनी बार्गेनिंग अपने सहयोगी दल की सहेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल। क्योंकि जब एकनाथ शिंदे शुरू में जुड़े थे, 2022-23 की बात बता रहा हूं, उस समय बीजेपी को जरूरत थी, शिंदे की हर बात मानी गई, एकनाथ शिंदे सीएम बन गए। लेकिन 2024 के बाद तस्वीर बदल गई दोस्तों और कहीं ना कहीं ये जो 7-8 महीने निकले हैं, एकनाथ शिंदे को भी काफी चीजें लगता है कि रियलाइज हुई हैं, क्योंकि लगातार उनको दरकिनार किए जाने की खबरें आती रही, लगातार वो जो मांग करते रहे उसे नहीं माना गया, गृह मंत्रालय उन्हें नहीं दिया गया, बहुत सारे मंत्री उनके नाराज भी हुए थे। एकनाथ शिंदे एक तरफ बीजेपी से जो है वो स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग में लगे हुए थे, जो कि चीजें नहीं मिल रही थी, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेताओं का बैकफायर प्रेशर जो है झेलना पड़ा। ऐसे में एकनाथ शिंदे अब पूरा मूड बनाकर बैठे हुए हैं कि अब इस बार के निकाय चुनाव में पीछे नहीं हटने वाले। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके पार्टी के कई नेताओं का पहले बयान आ चुका है कि इस बार जिसकी सीटें ज्यादा होंगी महापौर उसी का बनेगा। और आपको बता दें कि बीजेपी लंबे समय से ख्वाब देख रही है कि इस बार महापौर बीजेपी का बने और इसीलिए कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव में सीटों को लेकर के घमासान मच सकता है, भयंकर घमासान मच सकता है और इसे महायुति जो है, गलत मैसेज ना जाए, इसे फ्रेंडली फाइट का नाम दे सकती है, जैसा कि अभी बातें होने लगी हैं। फ्रेंडली फाइट में एकनाथ शिंदे का जो कैंडिडेट है, बीजेपी का जो कैंडिडेट है या अजीत पवार के एनसीपी के कैंडिडेट है, सारे एक ही सीट से लड़ सकते हैं, क्योंकि वो सीट सबको चाहिए होगी और हर पार्टी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हमारे कैंडिडेट खड़े हों। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की जो तैयारी है, क्या ये अपने सहयोगियों के साथ होने वाले चुनावी दंगल के रूप में देखी जा सकती है? अब देखिए दोस्तों, हिंदी भाषी चेहरा राम यादव को दहिसर विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। आप समझिए बात, क्योंकि दहिसर और वहां का आसपास का बेल्ट जो है वो कहाँ है, काफी हिंदी भाषा वहां रहते हैं। मुंबई में जिस निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के विधायक हैं, उस पार्टी की उस सीट की जिम्मेदारी उसे दे दी गई है। लेकिन मांगा ठाड़े से विधायक प्रकाश सुर्वे ने अपने करीबी मनोहर देसाई को विभाग प्रमुख बनाया है, तो वहीं कुर्ला के विधायक मंगेश कुंडालकर ने अपने करीबी विनोद कामले को नियुक्त किया है। विधायक दिलीप लांडे को उनके चांदीवली विधानसभा जो है प्रमुख बनाया गया है। इसी तरीके से विधायक मुरली पटेल को उनको अंधेरी विधानसभा और अशोक पाटिल को भांडू विधानसभा की जो सीट है वहां से प्रमुख बनाया गया है। और शिवसेना विधायक
दिलीप लांडे ने बताया कि यह बदलाव आने वाले बीएमसी चुनाव को देखते हुए किया गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको जिम्मेदारी देकर उन्हें सक्रिय करने का निर्णय हमारे जो नेता हैं दिलीप लांडे कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया है। मुझे खुद चांदीवली विधानसभा जिम्मेदारी दी गई है, जहां 10 नगर सेवक के वार्ड है। दहीसर विधानसभा जो है विभाग प्रमुख राम यादव ने बताया कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मागाठाना के विधायक प्रकाश सुर्वे ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा, ये एकनाथ शिंदे के तमाम नेता कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो तैयारियों का मैंने आपको बताया दोस्तों, जो विधानसभा सीटें हैं, जो वहाँ के प्रभाग हैं, वहाँ के लोगों को जो बना दिया गया है, तो अभी से एकनाथ शिंदे ने कमर कसनी शुरू कर दी है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव की तरह देखा जा रहा है दोस्तों। आपको हमने पहले भी बताया था कि विधानसभा चुनाव के बाद मुंबई और आसपास के इलाकों में जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है वो बीजेपी है। उसके बाद अगर आप देखिए तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार की एनसीपी है, क्योंकि विधानसभा में बातें तो बहुत हुई, ईवीएम की बातें हुई, चुनाव में धांधली की बात हुई, सब कुछ, लेकिन रिजल्ट यही था कि महायुति ज्यादा सीटों पर जीती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महायुति हार गई थी। महाराष्ट्र में एकदम उलट उलट हो गया था, किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन विधानसभा में मायावती ने वापसी की और इसके लिए जो कारण है वो लाडली बहन योजना को बताया गया। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एकनाथ शिंदे की जो तैयारियां मैंने आपको बताई, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि बीजेपी की तरफ से गणेश नाइक एक बड़े नेता हैं और वो लगातार ठाणे की जिम्मेदारी ऐसा लगता है कि बीजेपी ने उन्हें दे रखी है कि ठाणे में बीजेपी को जितना हो सके उतना मजबूत किया जाए, और इसीलिए आए दिन गणेश नाइक अपने ही सहयोगी दल जो मायावती में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उनके प्रमुख जो एकनाथ शिंदे उन पर हमला बोलते रहते, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, तो ऐसे में बीजेपी को क्या जरूरत पड़ गई कि वो एकनाथ शिंदे के गढ़ में जाकर के जनसंपर्क अभियान चलाए, लोगों को जोड़े, वहां पर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करे, क्या जरूरत पड़ गई? वो इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी की तरफ से ये साफ है एक तरीके से, हालांकि ऑफिशियल नहीं कहा गया है, पर दबी जुबान में यही कहा जा रहा है कि महापौर जो है बीजेपी अपना चाहती है इस बार, और इसके लिए उसे अपने सहयोगियों के गढ़ में भी जाके चुनाव लड़ना पड़े, फ्रेंडली फाइट का नाम दे करके अपने कैंडिडेट उतारने पड़े तो उतारेंगे। और 2029 की बात करें अगर, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो हो चुका है, 2029 में होने वाले चुनाव में बीजेपी की तैयारियां जो है वो ये है कि महाराष्ट्र में अकेले दम पर लड़ा जाए। इसकी एक झलक जो है वो विधानसभा के चुनाव में दिख चुकी है, जब तमाम नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे। तो ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी किस तरीके से अपनी रणनीति बनाती है और उससे निपटने के लिए विपक्ष तो अपनी तैयारी करेगा क्योंकि उसे तो लड़ना है, लेकिन जो सहयोगी हैं उनकी चुनौती भी जो है डबल हो गई है। और ये तैयारियां जो मैंने आपको बताई, ये शायद इसी वजह से है कि एकनाथ शिंदे अब कहीं पीछे रहना नहीं चाहते। वो जरूर चाहेंगे यहाँ से कि जो भी चीजें अब महाराष्ट्र में हो वो उनके मुताबिक भी हो, न कि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद जैसी चली है वैसे। अभी के लिए इतना ही। अब देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।